क्लास में दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था फंक्शन के दो फॉर्म को, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मैसिंग दोनों के फॉर्म में हमने डिफाइन किया था। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल फंक्शन को तीसरे तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं और वो तीसरा मेथड ये है कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रूल के फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स आप जो भी आप लिखते हो y इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखते हो, मान लो ये रिलेशन x और y के बीच है, तो हम कह सकते हैं कि ये रूल को बताता है, यानी इनपुट आप जो डालोगे रूल के अनुसार उसमें दो का एडिशन होगा और तब आउटपुट निकलेगा। इसको रूल भी कह सकते हैं, इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं और इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच रिलेशन भी कह सकते हैं। तो दैट मीन्स हम ये ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं, ये दूसरा सेट ले रहे हैं। ये सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y है। इन दोनों के बीच सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एलिमेंट्स से सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, यानी प्रोसेस को ऐसा डिफाइन कर रहा है कि इसके एलिमेंट का आउटपुट इसमें मिले, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। जैसे x1 है, ये फंक्शन f डिफाइन हो रहा है। x1 है, x1 पर एक प्रोसेस अप्लाई होगा और एक प्रोसेस अप्लाई होने के बाद आउटपुट जो निकलेगा वो y1 निकलेगा। सिमिलरली x2 है, x2 पर एक प्रोसेस अप्लाई होगा और एक प्रोसेस अप्लाई होने के बाद y2 आउटपुट निकलेगा। x3 है, इस पर एक प्रोसेस अप्लाई होगा और एक आउटपुट y3 निकलेगा। तो आप देख रहे हो कि आउटपुट हमेशा यूनिक निकल रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को, मैशिंग के ऐसे प्रोसेस को जिससे एक ही आउटपुट निकलता है, यूनिक आउटपुट निकलता है, ऐसे प्रोसेस को फंक्शन कहते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक्चुअली है शेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कह सकते हैं, शेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम डोमेन भी कहते हैं, इसका मेन नाम डोमेन है। और ये सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं, इसका नाम कोडोमेन है। तो यदि हम ऐसे लिखते हैं, ये जो हमने फिगर में दिया है उस फिगर को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, लेट f, ये फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, यानी इसको पढ़ते हैं f x टू y इज ए फंक्शन, यानी f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y कह सकते हो, सेट x टू सेट y। सेट x को यहाँ डोमेन कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है सेट x से सेट y में, सेट x से सेट y में, ठीक है। ये फंक्शन, ये सिंबल का मतलब, ये जो लिखते हैं सिंबल का मतलब ये हुआ, ये इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ठीक है। ये फंक्शन तो है, लेकिन ये फंक्शन है क्या, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज डिफाइंड एज रूल। फंक्शन को हम यहाँ, यानी ये फंक्शन को रूल की तरह डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन f इज डिफाइंड एज रूल ड्यू टू विच ये ऐसा रूल है कि ड्यू टू विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू
each value of x, we have unique value y. We have unique value of y, यानी y का यूनिक वैल्यू मिले कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x, x के प्रत्येक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू मिले वो यूनिक वैल्यू मिले। दैट मीन्स यहां भी इस डिफिनेशन में भी हम यही कर रहे हैं कि x f ऐसा फंक्शन होता है जिस फंक्शन के कारण f हम कह सकते हैं ये रूल होता है, फंक्शन रूल को ही फंक्शन कहते हैं। ये ऐसा रूल है कि जिसमें x के एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y का एक और केवल एक वैल्यू मिलता है, दैट मीन्स यूनिक वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर अब जैसे आपने ये देखा था, ये सेट था, ये फंक्शन था, ये सेट x था, ये सेट y था। x1 का आपने देखा कि y1, x2 का y2 और x3 का y3 इमेज आ गया। और तो ये इस सेट को हमने डोमेन कहा था, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये डोमेन था और ये कोडोमेन था, एक कोडोमेन था। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड है, कुछ तो हम यहां देख रहे हैं इन फंक्शन के जितना भी डिफिनेशन हमने पढ़ा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, ये नोट पे आप लिख सकते हैं, नोट में पहला पॉइंट कि जितना भी फंक्शन है वो रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, लेकिन वो ऐसा रिलेशन जिसमें यूनिक आउटपुट हो। तो सारा फंक्शन रिलेशन तो होगा लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ऑल functions must be relation, all functions must be relation, but converse is not true, converse is not true, converse is not true का मतलब ऑल फंक्शन तो रिलेशन है लेकिन ऑल रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ऑल फंक्शंस मस्ट बी रिलेशन बट ऑल रिलेशंस नॉट बी फंक्शन। तो दूसरा पॉइंट ये है कि वन, यहां इनपुट हम लिखते हैं इनपुट और यहां आउटपुट लिखते हैं। वन यानी वन फंक्शन का मतलब वन इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वन आउटपुट होता है। तो ऐसे फंक्शन को वन रिलेशन इज फंक्शन। वन रिलेशन फंक्शन होता है, वन रिलेशन फंक्शन होता है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि मेनी वन यानी मेनी इनपुट का वन आउटपुट हो तो ये रिलेशन भी फंक्शन होगा, इज ए फंक्शन, ये भी फंक्शन होगा। लेकिन तीसरा ये है कि वन मेनी यानी वन इनपुट और मेनी आउटपुट, ये रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा और वन मेनी, वन इनपुट मेनी आउटपुट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कुछ पॉइंट आया, पहला पॉइंट डोमेन आया, पहला डोमेन आया। तो डोमेन एक्चुअली सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इट इज, हम कह सकते हैं कि इट इज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट
independent variable, set of independent variable, set of independent variable x हम कह सकते हैं, लेकिन x के उन सारे वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहेंगे जिसके लिए y डिफाइंड हो, यानी x के सारे वैल्यूज के सेट को डोमेन नहीं कहेंगे, उन्हीं खास वैल्यू के सेट को डोमेन करेंगे जिसके लिए y डिफाइंड है। तो इट इज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच हम कह सकते हैं, मेन पॉइंट ये है कि फॉर विच y इज डिफाइंड, y का वैल्यू डिफाइंड आना चाहिए, फॉर विच y इज डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, y इज डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? तो एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू ये लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप जानते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी y कब डिफाइंड होगा, इतना इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा तब y डिफाइंड होगा, यानी y इज डिफाइंड। आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज y इज डिफाइंड, y तब डिफाइंड होगा, कंडीशन क्या होगा, इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी यदि पॉजिटिव होता है तभी डिफाइन होता है, या 0 होता है इसका वैल्यू तब डिफाइन होता है, निगेटिव यदि आ जाए तो इमेजिनरी नंबर होता है, डिफाइंड का मतलब रियल वैल्यू होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं रियल। तो x के उन सारे वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं जिसके लिए y का वैल्यू रियल आ जाए। तो देखते हैं कि ये किस वैल्यू के लिए 9 माइनस एक्स के किस वैल्यू के लिए ये y का वैल्यू रियल आता है। तो इसको डिफाइन होने के लिए यानी y को रियल होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए रूट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। नंबर लाइन पर इंडिकेट करेंगे तो माइनस 3 आ गया, प्लस 3 आ गया। साइन स्कीम के अनुसार यानी साइन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइन को देखें, एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा लेते हैं तो इसका साइन वही होगा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का है, तो निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। हमको क्या चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 3 से -3 से 3 तक लिया जा सकता है, 3 भी होगा क्योंकि इक्वल टू 0 भी है और -3 भी होगा। तो x का वैल्यू -3 और 3 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, और x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी इसका मतलब है डोमेन जो होगा, देयरफॉर डोमेन हो गया, डोमेन इक्वल टू -3 to 3 हो गया, -3 to 3 हो गया, यानी x का वैल्यू -3 से 3 के बीच लेंगे इंक्लूडिंग -3 एंड 3, तो y का वैल्यू आएगा वो रियल आएगा, इसका मतलब डोमेन ये हो गया। अब दूसरी बात है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कोडोमेन। कोडोमेन कोडोमेन एक्चुअली जो होता है, इट इज सेट ऑफ, हम कह सकते हैं कि इट इज सेट ऑफ all expected output of a function, all expected output of a function। तो यहाँ वर्ड आया एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है उससे रिलेटेड ये चीज है, इसलिए एक वर्ड और है उसके बारे में जाने, रेंज। रेंज एक्चुअली होता है इट इज सेट ऑफ all actual output यहां पर एक्चुअल आउटपुट, all actual output of a function, all actual output of a function। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एफ एक्स यानी y इक्वल टू हम ले रहे हैं, यही क्वेश्चन था, इसी को हम ले रहे हैं। तो डोमेन तो हमने निकाल लिया, अब रेंज देखते हैं। अब रेंज में जैसे मान लीजिए हम डोमेन इसका लेते हैं
अभी हमने देखा कि डोमेन जो आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया, वो -3 से 3 आ गया, -3 से 3। तो -3, अब डोमेन मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ये सेट ले रहे हैं, और डोमेन में वैल्यू -3 है, -3 है, -2 है, 1 है, 3 है। तो यदि x का वैल्यू -3 लें तो y का वैल्यू 0 आएगा। ये फंक्शन डिफाइन, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है। और -2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 9 - 4, ये √5 आएगा। यदि x का वैल्यू 1 लेंगे तो √8 आएगा, लेकिन x का वैल्यू 3 लेंगे तो ये 0 आएगा। तो डोमेन में जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हुआ वो एक्चुअल आउटपुट कहलाएगा, और एक्चुअल आउटपुट के सेट को हम रेंज कहते हैं। लेकिन ये कोडोमेन में हम ऐसे एलिमेंट को भी रख सकते हैं जो डोमेन में एलिमेंट नहीं है, लेकिन -3 से 3 डोमेन जो है इसके बीच का वैल्यू है। तो यदि मान लीजिए -3 से 3 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 आ जाएगा, तो 3 भी इसमें रख सकते हैं। तो जो डोमेन में एलिमेंट नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर के वैल्यू को, डोमेन यहां से यहां तक डिफाइंड है, तो इसके अंदर के किसी और वैल्यू को जो एक्चुअल डोमेन में नहीं है, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी हम कोडोमेन में लिख सकते हैं। तो ये इस सारे को हम, सारे आउटपुट को, जो एक्चुअल आउटपुट है उसके सिवाय एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इन सारे आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट कहते हैं। तो इस सारे आउटपुट के सेट को एक्सपेक्टेड आउटपुट का सेट कहते हैं, और इसको हम कोडोमेन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल आउटपुट हुआ 0 आ गया, √5 हो गया और √8 हो गया, ये एक्चुअल आउटपुट है, ये एक्चुअली रेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गया, कोडोमेन यहां पर हो गया 0 भी आ गया, √5 भी आ गया, √8 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो ये आपका कोडोमेन हो गया। जबकि रेंज इसका आ गया, जबकि रेंज हो गया 0 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, सॉरी हाँ ये हो गया, ये 3 हो गया। डोमेन की जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हुआ 0 आ गया, √5 हो गया और √8 हो गया। तो ये रेंज फंक्शन का ये रेंज हो गया। तो ये अंतर है। तो इन दोनों से, रेंज और कोडोमेन के डिफिनेशन से ये भी पता चलता है कि कोडोमेन रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है या रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है, रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज इज सबसेट, यानी सबसेट ऑफ कोडोमेन रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, इक्वलिटी का साइन है, और नहीं तो प्रॉपर सबसेट रेंज छोटा हो सकता है कोडोमेन से। तो ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है या रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है, कोडोमेन से रेंज कहीं बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड कुछ पॉइंट था। तो 34 पॉइंट ये है कि एलिमेंट ऑफ रेंज इज कॉल्ड, रेंज का एलिमेंट का एक खास नाम है, एलिमेंट ऑफ रेंज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इमेज कहते हैं, इमेज कहते हैं, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। जैसे 0 क्या हुआ, -3 का इमेज भी हुआ और 3 का भी इमेज हुआ, √5 क्या हुआ, -2 का इमेज हुआ, √8 क्या हुआ, 1 का इमेज हुआ। तो इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के एलिमेंट का इमेज कहते हैं। और 5वां पॉइंट है एलिमेंट ऑफ डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, प्री इमेज कहते हैं, इज कॉल्ड प्री
प्री इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ रेंज, रेंज के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं। अब जैसे कह सकते हैं जीरो क्या है, इज इमेज ऑफ -3 एंड 3, दोनों का इमेज है। 0 इज इमेज ऑफ √5, किसका इमेज है, इज इमेज ऑफ √5 - 2 का इमेज है। √8 किसका इमेज है, √8 इज इमेज ऑफ 1। तो इस तरह से इमेज है। और हम ये कह सकते हैं कि -3 क्या है, प्री इमेज है। -3 इज प्री इमेज, यानी डोमेन का एलिमेंट प्री इमेज है। -3 इज प्री इमेज ऑफ 0, प्री इमेज ऑफ 0। -3 भी है और 3 भी है। -3 एंड हम कह सकते हैं 3, -3 एंड 3 आर, ये दोनों का दोनों आर प्री इमेज ऑफ 0 का प्री इमेज है। -2 क्या है, -2 इज प्री इमेज ऑफ -2 इज प्री इमेज ऑफ √5, ओके। और 1 इज प्री इमेज ऑफ √8 1 √8 का प्री इमेज है। तो इस तरह से हम डोमेन के एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं और रेंज के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट का। चलिए अब फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम आते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये दो तरह का फंक्शन होता है। एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, होता है, और दूसरा जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, या दूसरा होता है नॉन अलजेब्रिक, कह सकते हो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन होता है। नॉन अलजेब्रिक का दूसरा नाम भी है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, इसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी कहते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में ले सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन को अलजेब्रिक कहते हैं, पॉलिनोमियल। दूसरा रेशनल फंक्शन कह सकते हो। तीसरा इरेशनल फंक्शन कह सकते हो। और चौथा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन रियल नंबर के इंटरवल में खास अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है। तो पीस वाइज फंक्शन में पहला मॉडुलस फंक्शन होता है। पीस वाइज में फर्स्ट क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है। सेकंड क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बी, इधर लिख रहे हैं। सी जो होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। हालांकि सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेंगे। लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और डी है प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन। और नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन।
तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन ये सब है, ये अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में, या नॉन अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है उसमें आते हैं। तो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन होता है पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ITF जिसको कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, और फोर्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दो तरह का फंक्शन होता है। तो नॉन अलजेब्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, और क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बारी बारी से कुछ और स्पेशल टाइप का फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है इवन फंक्शन, सेकेंड है ऑड फंक्शन, थर्ड है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और फोर्थ है इवन फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, पीरियोडिक फंक्शन हुआ, और फिर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो बारी बारी से सबको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, खासकर जो मोस्ट कंसेप्चुअल है उसको पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पीस वाइज फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, और पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या है इसके बारे में या देखिए। तो एक्चुअली ये फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, ए फंक्शन ऑफ टाइप, ए फंक्शन ऑफ टाइप इस तरह का फंक्शन, इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन ऑफ टाइप इतना इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं कैसे, तो रीड एज मॉड एक्स यानी मॉडुलस एक्स, शॉर्ट में मॉड एक्स बोलते हैं, रीड एज मॉड एक्स यानी दैट मीन्स मॉडुलस एक्स। सच दैट, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मॉड एक्स का वैल्यू जो होता है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है। मॉड एक्स इक्वल टू, ये जो साइन है मॉडुलस के अंदर एक मॉडुलस साइन है, इसके अंदर एक्स है तो एक्स ही होगा। कब, जब एक्स पॉजिटिव हो तब, यानी एक्स ग्रेटर देन 0 हो तब मॉड एक्स को जब ब्रेक करेंगे तो वो एक्स के बराबर होगा, यानी जो अंदर में है वही बाहर में होगा यदि एक्स पॉजिटिव हो तो, और अंदर में यदि निगेटिव है तो ये -x होगा। -x कब होगा, जब x निगेटिव हो तो। मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है,
एक्स आपने पॉजिटिव दिया तो ये वैल्यू ऑलरेडी निकल गया क्योंकि पॉजिटिव है एक्स। अब एक्स यदि निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, मॉडुलस के वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू यदि जीरो है तो मॉडुलस जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, 2 है, 2 का मॉड 2 ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। -2 लेते हो तो इसका मॉड होगा ये वाला फॉर्मूला, यदि x निगेटिव अंदर निगेटिव है तो ये फॉर्मूला होगा -6, x का वैल्यू -2 हो गया तो ये 2 आएगा, और x का वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा। ओके, ग्राफ जरा सा इसका देखें, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x है, इसका ग्राफ हम खींच रहे हैं। देखो अभी इसमें ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हो कि y इक्वल टू मॉड x है। अब मॉड x का हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि मॉड x का वैल्यू x होता है जब x पॉजिटिव होता है तो, और मॉड x का वैल्यू -6 होता है जब x निगेटिव होता है तो, और मॉड x का वैल्यू 0 होता है यदि x 0 होता है तो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यदि x का वैल्यू 0 है, यानी x 0 है, तो y भी 0 होगा। x का वैल्यू आप 0 ले ले रहे हो तो y भी y इक्वल टू 0, यानी 0 0 ऑरिजिन से जाएगा। और x जब पॉजिटिव है यानी इस साइड ले रहे हो तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू x होगा। तो y इक्वल टू x लाइन कैसा होता है, ऐसा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है, लेकिन y इक्वल टू x लाइन का ये नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए केवल इक्वेशन है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो ये लाइन क्या है, एक्चुअली y इक्वल टू x है क्योंकि इधर x पॉजिटिव है, और x निगेटिव है तो y इक्वल टू -6 होगा। y इक्वल टू -6 x के निगेटिव वैल्यू के कारण है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसे केवल होगा, y इक्वल टू -6 ये आएगा। यानी इस लाइन का ये वाला इस साइड में जो पोर्शन हुआ ये पोर्शन नहीं होगा क्योंकि ये x के केवल निगेटिव वैल्यू के कारण है, यानी इसका इक्वेशन y इक्वल टू -6 होगा। तो ये ग्राफ हुआ, दैट मीन्स ग्राफ से भी क्लियर लग रहा है कि रेंज यानी y का वैल्यू, रेंज मीन्स क्या हुआ, y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक है। ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, y कोऑर्डिनेट मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक है। तो रेंज यहां से ग्राफ से देखने से लग रहा है कि रेंज ऑफ मॉड x कितना हो गया, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी हो गया, 0 है इन्फिनिटी नहीं। और डोमेन तो x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कंटिन्यूअस आया है, दैट मीन्स x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड वैल्यू आया y का, x के सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए भी, और x इक्वल टू 0 के लिए भी। दैट मीन्स डोमेन कितना हो गया, यानी x का वैल्यू कहां से कहां ले जिसके लिए y डिफाइन हो, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। इसको हम रियल नंबर का सेट R भी कर सकते हैं, रियल नंबर का सेट होगा। तो ये डोमेन हो गया, ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x का। और ग्राफ से भी यदि ग्राफ दिया हुआ है तो सबसे आसान है डोमेन निकालना और रेंज निकालना। ओके, ठीक है, तो आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही तक हम करते हैं। अगले वीडियो में मॉडल्स के अगले कंसेप्ट और के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राफिकल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे।